नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरणीय अध्ययन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है, पोल स्टार किसे कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए गए हैं, तो उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका सही उत्तर है उत्तरी तारे को, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष की बात की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो इसका सही उत्तर है 1973। 1973 इसका सही उत्तर है। लेकिन यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 1972 में क्लास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया है। 1972 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से प्रश्न कई बार पेपर में पूछे गए हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम इसको कहा जाता है। हिंदी वाले भी लिखिए आप लोग, वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया। 1972 में। इसी तरीके से 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया। साथ ही साथ लिखिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। तो अब देखिए पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आपका आया, तो आपने बताया 1973 में। अब आप याद रखेंगे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में, और आप क्या पॉइंट याद रखेंगे 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। इतने फैक्ट्स आप यहां पर तैयार कर लेंगे क्योंकि प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सेम चीज, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अब यहीं पे मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी आप तैयार कर लीजिए। कान्हा के साथ साथ आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच, ऐसे कई नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। तो यहां पे बस प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क कहां है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पे बांधवगढ़ कर लीजिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये सब भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो एक जगह आप इन सब पॉइंट्स को लिखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। यहां पर है लखनऊ समझौता जो 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश व भारतीयों के बीच में, द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। दूसरा है हिंदू व मुस्लिम्स के मध्य, हिंदू एंड द मुस्लिम, कांग्रेस व मुस्लिम्स के मध्य, या फिर नरम दल व गरम दल के मध्य, मतलब मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के मध्य। किसके बीच में आपका लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो आप सभी को उत्तर पता होगा इसका। ये आपका साइन हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहां नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम चलते हैं 1885 से। 1885 में क्या हुआ है, क्लास नोट डाउन करिए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम चले तो 1905 में क्या हुआ है, बंगाल का पार्टीशन हुआ है। मैं बोल नहीं हूं, आप लोग लिखते भी चलिएगा, बंगाल का विभाजन हुआ है। 1907 में क्या हुआ है, 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हुआ है। सूरत स्प्लिट हम किसको कहते हैं, जब नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया जिसको हम कहते हैं। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ है। फिर 1911 में क्या हुआ है, दिल्ली दरबार हुआ है। लिखते चलिए इन सब पॉइंट्स को, दिल्ली दरबार, जिसको कि मैं डीडी लिख रही हूं आप लोगों के आसानी के लिए, दिल्ली दरबार हुआ है। और दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, जो कैपिटल था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां से कहां पर, कोलकाता से दिल्ली। याद रखिएगा, जो कैपिटल था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था कोलकाता से दिल्ली। और फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट 1916 में आपका क्या हुआ है, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है। लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट 1916 हुआ था। और आपका मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1906 में, ये भी याद रखिएगा। और कांग्रेस का 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहां पर है वाइल्ड एश सेंचुरी, ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात इसका सही उत्तर है। अब यहां पे हम और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार करेंगे वो भी नोट डाउन करिए। सबसे पहले जब भी गुजरात की बात आएगी तो आप याद रखेंगे यहां पर गिर नेशनल पार्क है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप याद रखेंगे जी से गिर नेशनल पार्क, जी से गुजरात। और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए। ये भी एशियाटिक लॉयन, सीधे प्रश्न पूछा जाता है एशियाटिक लॉयन भारत में कहां पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में, जो कि गुजरात में है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में एक पक्षी है जिसका कि नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये एक चिड़िया है, इसकी फोटो आप देखिएगा, लंबी सी गर्दन होती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहले वाइल्ड एश सेंचुरी कहां है, गुजरात में है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क में कौन सा जीव बहुत फेमस है वहां का, तो एशियाटिक लॉयन, याद रखेंगे आप। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो है इट रिफर्स टू, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले दिया क्या है, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, यूज ऑफ कार्बन फॉर राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड। दूसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए, मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और अ मटेरियल इन एंशिएंट साइट्स, चट्टानों की शक्ति मापन के लिए, या इनमें से सभी, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक, या इनमें से ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल इन द एंशिएंट साइट। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग, ये चीज आप याद रखिएगा कि कितनी पुरानी कोई वस्तु है। जैसे जब खुदाई वुदाई होती है तो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, तो उनकी एज को पता लगाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसको कि हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस वर्ष नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गान को अपनाया, अडॉप्ट किया। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन है 21 मई 1949, दूसरा है 24 जनवरी 1950, थर्ड है 20 जनवरी 1950, फिर फोर्थ है आपका 13 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अच्छा,
अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहां पर अगर हम नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कौन से और इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले इसको किसने लिखा है? तो आप सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लिख लीजिए जहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। दूसरी चीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था? यह पूछा गया। आईएनसी के किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार नेशनल एंथम किस ईयर में गाया गया था, किस सेशन में गाया गया था? तो डेट भी याद रखिए और सेशन भी याद रखिए। 1911। सेशन कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया है? 24 जनवरी 1950 को। इसको लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको कब अडॉप्ट किया था? 911 में। ठीक है, कोलकाता सेशन में। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लूं कि 22 जुलाई, डेट याद रखिएगा क्लास, 1947, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। यह भी चीज आप याद रखिएगा। हो सकता है कमिंग ईयर में आने वाले परीक्षा में आपसे यहां पे पूछ ले नेशनल एंथम की जगह नेशनल फ्लैग, तो आप याद रखेंगे मैम ने बताया था 22 जुलाई 1947। ठीक है, डेट मत भूलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? यहां पर पूछा गया है आपसे। सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। ठीक है, फिर दूसरी चीज जीव के आकार में वृद्धि। फिर थर्ड, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। ठीक है, टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ पिक्चर यूजिंग द कंप्यूटर, इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, increase the concentration of a toxic substance in the tissue over a time। अब या ऑल ऑफ दीज, अब ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं बायोमैग्निफिकेशन का मतलब। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं जो आप कहीं यूज कर सकते हैं। जब भी कहीं पर भी बायो शब्द लिखा रहे पेपर में, तो आप समझिएगा बायो लिखा है मतलब इट इज समवॉट रिलेटेड टू लिविंग, मतलब जीव से रिलेटेड है। ये जीव मतलब यहां पे जीवन की बात की जा रही है अगर बायो टर्म है। इतना समझ में आ रहा है? ये एक ट्रिक है। तो यहां पे बायोमैग्निफिकेशन। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ पिक्चर यूजिंग कंप्यूटर। नहीं, यहां पे तो कुछ हम जीव की बात नहीं कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सोचा जा सकता है। ठीक है, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। अब देखिए यहां पे ओवर टिश्यूज की बात हो रही है, तो किनके टिश्यूज की बात होगी? ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज की बात होगी। ठीक है, तो मतलब बी और सी आपका सही हो सकता है। मैं आपको गेस करने को बता रही हूं। आपने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया। ठीक है, अब देखिए यहां पे दूसरा टर्म क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, मैग्निफाई करना। ठीक है, मैग्निफाई करना। तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब आपका क्या होता है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन अ टिश्यू ओवर अ टाइम। अब इस प्रोसेस को अगर आप समझेंगे तो मैं आपको वो प्रोसेस भी पूरा समझा दूं कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिए, हम एक पॉन्ड लेते हैं, एक नदी लेते हैं। ठीक है, नदी में हम छोटी छोटी मछलियां लेते हैं। पहले ये छोटी छोटी मछलियां हैं। अब यहां पे किसी तरीके से कोई इंडस्ट्री का वेस्ट है, वो नदी में लाके छोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब एक नदी है, सामने कोई सीवेज है, कोई नाला है जिसमें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं और नदी में आके वो वेस्ट मिल रहे हैं। अब इस वेस्ट में कुछ टॉक्सिन होंगे, कुछ विषैले पदार्थ होंगे। जो भी गंदगी यहाँ पे पानी में डाली जा रही है उसमें कुछ टॉक्सिन होंगे, विषैले पदार्थ होंगे जिनको ये मछलियां खाएंगी। ठीक है, अब समझिए आज ये मछली खा रही है, इनके में कंसंट्रेशन 1 है। ठीक है, इसी तरीके का इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा रही है, तो इनके में भी ये जो आपकी जो कंसंट्रेशन है इनके में भी जा रहा है। मतलब टॉक्सिन का जो कंसंट्रेशन इन छोटी मछलियों में है वही आपका मल्टीप्लाई होके इन बड़ी मछलियों में भी जाएगा।
ठीक है। और समय के साथ जैसे जैसे ये मछलियां इन टॉक्सिन को और खाती जाएंगी, उनका एक्यूमुलेशन इनकी बॉडी में होता जाएगा। आप ऐसे समझो, आज इन मछलियों ने टॉक्सिन को कंज्यूम किया, खाया, तो हम मान रहे हैं कि इनकी बॉडी में एक टॉक्सिन गया, बस एक समझाने के लिए आपको, एक टॉक्सिन गया। कल फिर वही टॉक्सिन पानी में आया, मछलियों ने फिर उसको भोजन की तरीके से खाया, ये आपका 2 हुआ, फिर और खाया 3 हुआ। तो अब ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे ये जो टॉक्सिन है इनकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं छोटी मछलियों को आपकी बड़ी मछली भी खाएंगी, और उन बड़ी मछली को और बड़ी मछली भी खाएंगी। तो ये टॉक्सिन जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में क्या होता जा रहा है, समय के साथ मैग्नीफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वही चीज लिखा है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता क्या कहलाती, बायोमैग्निफिकेशन। इतनी चीजें समझ में आ गई, बस ऐसे ही समझिएगा इसको। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है, जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पे बायोस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है, यहां पे इसके 2 घटक की बात हो रही है, पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। जिसको कि हम जैविक कह रहे हैं, जैविक, और ये आपका हो गया अजैविक। ये जैविक घटक हो गया और ये हो गया अजैविक घटक, ठीक है। अब समझिए, जब भी हम बायोटिक कहेंगे, मैंने आपको बताया जहां पर भी टर्म बायो आ गया तो वहां पे हम लिविंग की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कि लाइफ होती है। जैसे पेड़ हो गया आपका, चिड़िया हो गई, गधा हो गया, जानवर हो गया, इंसान हो गए, जिस किसी में भी लाइफ है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट वो होंगे जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं लेकिन इनके में लाइफ नहीं है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहां पे पहला कवक दिया है, फंजाई दिया है, दूसरा मृदा दिया है, सॉइल दिया है, प्रोटीन, ठीक है, फिर फास्फोरस। अब आप मुझे बताइए कि क्या फास्फोरस में लाइफ होती है? नहीं होती है। यहां पे क्या बोला गया है, नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, नॉट अ बायोटिक मतलब जो अजैविक घटक नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है इनमें से किसमें लाइफ है, ठीक है। तो फास्फोरस में क्या लाइफ होती है? नहीं होती है, तो ये आपका अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। प्रोटीन में नहीं होती है, तो ये आपका अबायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल में, मृदा में, पानी में, हवा में, किसी में क्या लाइफ होती है? नहीं होती है, तो ये आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। यहां पर फंजाई जो है ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कवक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जीवन होता है। इसी वजह से ये आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक समझ में आया, जैविक और अजैविक घटक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है जो कि आपको रटना है, किसका मुख्यालय कहां पर है। तो ये आपका एम्स्टर्डम में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 11वें प्रश्न को देखिए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम, पूछा गया है कहां पर मैक्सिमम है, तो इसका आंसर आपका क्या है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया ड्राइज बिकॉज ऑफ, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, रीजन क्या है इसके पीछे? पहला रेन शैडो इफेक्ट है, वहां पर रेन शैडो प्रभाव है, ठीक है। फिर हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट है, वहां पर बोला गया है उच्च तंगुता प्रभाव है वहां पर, या फिर लो टेम्परेचर इफेक्ट है,
निम्न ताप प्रभाव है, या फिर आखिरी ऑप्शन दाब प्रभाव है, प्रेशर इफेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट्स जो हैं, जो डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, वो आपके सूखे क्यों हैं? क्योंकि रेन शैडो प्रभाव की वजह से, रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब रेन शैडो इफेक्ट क्या है, इसको इस तरीके से समझिए। यहाँ पे कोई आपका हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम मान रहे हैं ये कोई वाटर बॉडी है, कोई लेक है, रिवर है, कुछ भी हो सकता है, पानी है जहां पर, समझ में आ रहा है, पानी जहां पर है। अब कोई हवा यहां से जब पास कर रही है तो वो अपने साथ कुछ वेपर्स लेके जाएगी। आपको पता है, जैसे आप लोग कभी देखिए, आप लोग अगर उबलता हुआ पानी ऐसे ढक दीजिए तो वेपर्स फॉर्म होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ की जो हवा है वो अपने साथ कुछ पानी के बूंदे साथ में लेके जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये जो रेंज है वो बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो ये हवा यहां से पास होते समय इसके टकराने के कारण यहां रेनफॉल हो जाएगा, और जब ये हवा यहां तक पहुंचेगी तो वो पूरी तरीके से सूख चुकी होगी। ठीक है, सूक्ष्म हवा हो जाएगी, समझ में आ रहा, पूरी तरीके से ये ड्राई हो गई होगी। इसी वजह से ये अब अपने साथ कोई भी मॉइस्चर नहीं कंटेन करेगी। समझने की कोशिश करिएगा, ये कोई एक्वेटिक रीजन है, नदी है। ठीक है, यहां से जब हवा, गर्म हवा चल रही है तो वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेके जा रही है, लेकिन जब वो यहां से पास होती है तो इससे टकराने के कारण जितनी भी आपकी रेनफॉल है वो इस रीजन में होती है, इस रीजन में। और ऊपर से जब ये हवा यहां तक पहुंचेगी तब तक इस हवा में कोई भी मॉइस्चर नहीं पहुंच रहेगा साथ में, पूरी तरीके से ये ड्राई एयर होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, और इसी को हम रेन शैडो प्रभाव कहते हैं, रेन शैडो इफेक्ट। समझ में आ रहा है, रेन शैडो इफेक्ट इसको कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 वन जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, 1972 में। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक और आप 2 एक्ट और लिख लीजिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, लिखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? ये 1986 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे, 1986। ठीक है, दूसरा आप लिखिए बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये कब आया है, 2002 में। 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है, 2002 में आया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बता दिया है 1973 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है The solar radiation per unit area received at the outer limit of the atmosphere is known as, उसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। लिख रहा है आपको, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। यहां पे सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया की बात की गई है, समझ में आ रहा है। सोलर एनर्जी आपको पता है, सौर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर्य ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को। इंसोलेशन मतलब क्या होता है, सूर्य ताप, और हीट बजट क्या होता है आपका, कि कितनी किरणें सूरज की पृथ्वी पर आ रही है और कितनी किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, उसी को हम हीट बजट कहते हैं। कितनी इनकमिंग रेज है, कितनी किरणें सूरज की धरती पर आ रही हैं और कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, वापस चली जा रही है, इसी को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हीट बजट आता है। यहां पर पूछा गया है सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सोलर कांस्टेंट। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न देखिए ध्यान से, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, पूछा गया है कहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट की है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यूएस से,
ठीक है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी और चौथा यूएसएसआर। तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, जो कि कहां से लिए गए हैं, यूएसएसआर। अभी यहीं पे मैं आपसे पूछूं फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं, तो आप याद रखेंगे यूएसए से, ठीक है। साथ ही साथ इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया गया है, जर्मनी से, वेरी गुड, जर्मनी से इमरजेंसी का प्रोविजन लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, तो वो आपका कहां से लिया गया है, वो आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है, यूएसएसआर से। याद रखिएगा क्लास, जब फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो यूएस से आएगा, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आएगी तो यूएसएसआर आएगा, ठीक है। जब इमरजेंसी की बात आएगी तो जर्मनी आएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात आएगी तो आपका यूनाइटेड किंगडम आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और 15 प्रश्नों से रिलेटेड जितने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास।